नमस्ते। भारत में लगभग रोजगार विहीन समृद्धि, आर्थिक सुधार की विसंगति या परिणाम, नियर जॉबलेस ग्रोथ इन इंडिया, एनोमली और इन आउटकम ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। आमतौर पर यह माना जाता है कि किसी देश की आर्थिक विकास दर पहुंच ऊंची है तो वहाँ रोजगार के अवसर में निरंतर वृद्धि होगी, लेकिन भारत के संदर्भ में यह मान्यता सही प्रतीत नहीं होती, क्योंकि यहाँ विकास दर में लगातार वृद्धि होने के बावजूद रोजगार के अवसरों में भारी गिरावट देखी गई है। यह परिदृश्य रोजगार विहीन समृद्धि का ही उदाहरण है। वस्तुतः रोजगार समृद्धि की सतह पर ऐसी समृद्धि अथवा विकास से है जिसके तहत देश के घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी में तीव्र गति से वृद्धि होती है, लेकिन इसकी तुलना में रोजगार के अवसरों में पर्याप्त विस्तार संभव नहीं हो पाता। अर्थशास्त्र के अनुसार बेरोजगारी दर में वृद्धि के कारणों का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि सेवा क्षेत्र पर अधिकाधिक ध्यान दिए जाने और विनिर्माण क्षेत्र की अनदेखी किए जाने से देश की जीडीपी में उच्चतर वृद्धि दर की जाती है, जबकि रोजगार के क्षेत्र में नकारात्मक वृद्धि इसकी जमीनी हकीकत को स्पष्ट करती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में मौजूद रोजगार विहीन समृद्धि की अर्थव्यवस्था के इस नियम का अतिक्रमण नहीं करते है। रोजगार विहीन समृद्धि के हालात भारतीय अर्थव्यवस्था में एकाएक नहीं आ गए, वरन इसकी शुरुआत कई नई आर्थिक नीति के आरोपण के साथ हुई। नई आर्थिक नीति के साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के तत्व प्रमुख रूप से सक्रिय हुए, जिनकी परिणति लाइसेंस राज के समापन तथा चालू खाता परिवर्तनीयता के रूप में हुई। वस्तुतः नई आर्थिक नीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था बदलना शुरू कर दिया। इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों पर सर्वाधिक प्रभाव तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र पर, जिसने न केवल उच्च कौशल प्राप्त श्रमिक वर्ग को बहुतायत में रोजगार प्रदान किया बल्कि जीडीपी में भी उत्तरोत्तर वृद्धि की। इसके बावजूद अपनी विशिष्ट संरचना और जरूरतों के चलते सेवा क्षेत्र जीडीपी में अपने योगदान के अनुपात में रोजगार उत्पन्न करने में असफल रहा। सेवा क्षेत्र की समस्या को समझते हुए भारत सरकार ने प्राथमिक कृषि आदि व द्वितीय उद्योग आदि क्षेत्रों पर निगाह डाली और पूंजी आधारित विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बाजार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम स्तरीय उद्योग एमएसएमई को बढ़ावा दिया। एमएसएमई तुलनात्मक रूप से कम लागत में अधिक रोजगार और लाभ देने वाला सिद्ध हुए हैं, परंतु एमएसएमई व्यवस्था में मौजूद अनेक अवरोधों के कारण रोजगार सृजन और लाभ अर्जन की पूरी क्षमता का दोहन नहीं कर पा रहे हैं। इन अवरोधों में आधारभूत संरचना का अभाव, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट की कमी, मजदूरी नियमों की जटिलता, लाल फीताशाही और विपरीत व्यापारिक नीतियाँ प्रमुख है। दरअसल यही सूक्ष्म, लघु और मध्य स्तरीय उद्योग एमएसएमई हमारी अर्थव्यवस्था के रीढ़। देश भर में लगभग 513,51 मिलियन एमएसएमई है, जिनकी जीडीपी में 6%, कुल निर्माण मैन्युफैक्चरिंग में 30% तथा निर्यात में 45% की हिस्सेदारी है। यही एमएसएमई स्थानीय संसाधनों के बलबूते काम करते हैं और एक बड़ी आबादी को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार मुहैया कराते हैं, परंतु उक्त समस्याओं के चलते ये एमएसएमई फिलहाल और रोजगार देने में अक्षम है। सूक्ष्म लघु और मध्य उद्योगों के मार्ग की यही बाधाएं पूरी अर्थव्यवस्था की समृद्धि को प्रभावित करती है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था की समृद्धि का रोजगार वृद्धि से सीधा संबंध है। ऐसे में हमें यह पड़ताल करनी होगी उन कारणों की जो हमारी अर्थव्यवस्था के इन क्षेत्रों की वृद्धि में बाधक है। हमारी अर्थव्यवस्था ब्रिटिशकालीन आर्थिक नीतियों के चलते आज़ादी के बाद विनिर्माण पर कम और आयात पर अधिक बल देती है। इसका प्रभाव था कि प्राथमिक क्षेत्र यानी खेती का ढांचा मौजूद होने के बावजूद नई आर्थिक नीति के आने पर भी हम विनिर्माण क्षेत्र में कमजोर ही रहे और सीधा सेवा क्षेत्र पर पड़ गए। भारी मात्रा में रोजगारों की आपूर्ति करने वाला विनिर्माण क्षेत्र पिछड़ा ही रह गया। सही कसर प्रतिकूल व्यापार नीतियों ने पूरी कर दी, जिसके अंतर्गत कच्चे माल पर लगने वाला आयात शुल्क अधिक जबकि तैयार माल पर लगने वाला आयात शुल्क कम। ये नीति हमारे उद्देश्यों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। इसके अतिरिक्त भारत में श्रम समवर्ती सूची का विषय केंद्र तथा राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। इसका प्रभाव है कि इस विषय पर फिलहाल केंद्र सरकार ने 52 अधिनियम और 150 राज्य स्तरीय कानून बने हुए हैं। संक्षेप में कहें तो श्रमिकों के संदर्भ में बने इन कानूनों के चलते नियोक्ता हतोत्साहित होते हैं, जो अंततः रोजगारों की संख्या में कमी के रूप में सामने आता है। लाल फीताशाही जैसी कारकों की अपनी भूमिका रही है, जिन्होंने अर्थव्यवस्था को प्राय नुकसान ही पहुँचाया है। यह सच है कि कृषि हमेशा से आजीविका का एक बहुत बड़ा स्रोत रही है, परंतु यह कृषि के प्रति हमारे नीति निर्माताओं की असफलता ही है कि कृषकों का कृषि से बड़ी संख्या में मोह भंग हो रहा है। इसका कारण अन्य क्षेत्रों की बढ़ी आमदनी का लालच नहीं बल्कि कृषि की आय का कम हो जाना है। कृषि छोड़ने वाले लोग विनिर्माण क्षेत्र में कार्य करते हैं, परंतु 2009-10 के मध्य विनिर्माण क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार छोड़ना पड़ा। जाहिर है ये लोग फिर से गाँवों में भूमिहीन कृषि मजदूरों के रूप में काम करने लगे होंगे। भारत सरकार द्वारा संचालित अति महत्वाकांक्षी योजनाओं के रूप में यदि मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया कार्यक्रम सफल हो जाते हैं तो रोजगार विहीन समृद्धि के हालात काफ़ी हद तक नियंत्रण में आ जाएंगे, क्योंकि मेक इन इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार ने न केवल 25 लोग ऐसे उद्योगों की पहचान की जिनमें उत्पादन की गुंजाइश सर्वाधिक है, बल्कि विनिर्माण क्षेत्र की कानूनी अड़चनों के निवारण हेतु प्रयास किए जा रहे
शुरू कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ साथ एक नई राष्ट्रीय कौशल व उद्यम विकास नीति की भी तैयार की गई है। इस कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य उच्च गुणवत्ता वाले कार्यबल के साथ विकास को बढ़ावा देने की रूपरेखा तैयार करना है, ताकि भविष्य के बाजारों के लिए हमारी अर्थव्यवस्था को न केवल पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके, अपितु कुशल मानव संसाधन को आधार बनाकर विनिर्माण एवं उद्योगों के विकास में एक नए युग का आरंभ सुनिश्चित किया जा सके। कौशल और ज्ञान आर्थिक और सामाजिक विकास की संचालक शक्तियाँ हैं। जिन देशों में कौशल का स्तर बेहतर है, वे दुनिया भर में चुनौतियों और अवसरों का बेहतर ढंग से समायोजन करते हैं। इस स्थिति को प्राप्त करने एवं रोजगार विहीन समृद्धि जैसी जटिल समस्या के समाधान के लिए सरकार को कुछ गंभीर कदम उठाने होंगे। मसलन सरकार को ऐसी नीतियों का क्रियान्वयन करना होगा जिससे सघन श्रम उत्पादन क्षेत्र को बढ़ावा मिल सके तथा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर मिल सके। इसके अंतर्गत वस्त्र एवं परिधान, चमड़ा और फुटवेयर, खाद्य प्रसंस्करण, रत्न और जवाहरात जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इस स्थिति को प्राप्त करने रोजगार विहीन समृद्धि जैसी समस्या का समाधान के सरकार को कुछ गंभीर कदम उठाने होंगे। मसलन सरकार की वो ऐसी नीतियों का क्रियान्वयन करना होगा जिससे सघन श्रम उत्पादन क्षेत्र को बढ़ावा मिल सके तथा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर मिल सके। इसके अंतर्गत वस्त्र एवं परिधान, चमड़ा और फुटवेयर, खाद्य प्रसंस्करण, रत्न और जवाहरात जैसे क्षेत्र शामिल है। इसके अतिरिक्त बाजार की मांग के अनुरूप रोजगार हेतु कौशल मॉड्यूल तैयार करना तथा इस कार्य में स्किल काउंसलर्स की मदद भी लेनी होगी, ताकि प्रशिक्षण प्राप्त लोगों को उचित रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना, साधनहीन छात्रों को सुगमता से शिक्षा ऋण उपलब्ध कराना तथा सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त एवं बैंकिंग, पर्यटन, व्यापार एवं परिवहन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देकर रोजगार के अवसरों को बढ़ाना कुछ अन्य उपाय है। इस स्थिति को प्राप्त करने में रोजगार विहीन समृद्धि जैसी जटिल समस्या इस स्थिति को प्राप्त करने एवं रोजगार विहीन समृद्धि जैसी जटिल समस्याओं के समाधान के लिए सरकार को कुछ गंभीर कदम उठाने होंगे। मसलन सरकार को ऐसी नीतियों का क्रियान्वयन करना होगा जिससे सघन श्रम उत्पादन क्षेत्र को बढ़ावा मिल सके और तथा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर मिल सके। इसके अंतर्गत वस्त्र एवं परिधान, चमड़ा और फुटवेयर, खाद्य प्रसंस्करण, रत्न और जवाहरात जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि भारत में गृहिणियों के श्रम को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता। फलस्वरूप वर्षों कार्यरत होने के बावजूद उनकी रोजगार विहीन की श्रेणी में ही रखा जाता है। हालांकि जीडीपी की बढ़ती विकास दर में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। सभी प्रयासों के बावजूद अर्थव्यवस्था में रोजगार विहीन समृद्धि की स्थिति पूरी तरह समाप्त हो जाना नज़दीकी मसालों में आसान नहीं दिखता। नए रोजगारों का सृजन ही अंतिम चुनौती नहीं, बल्कि बढ़ती जनसंख्या के चलते रोजगार की मांग लगातार बढ़ी हुई है, जो रोजगार विहीन समृद्धि की स्थिति को कायम रखने में उत्प्रेरक का कार्य कर रही है। जनसंख्या के दबाव के चलते ही कौशल विकास कार्यक्रमों पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है, किंतु जनसंख्या के वृद्धि के साथ साथ अनवरोधक भी है। कई नई तकनीकों जैसे रोबोट इत्यादि ने भी उद्योगों में कुशल तथा सामान्य स्तरीय कौशल युक्त श्रमिकों की जगह लेना शुरू कर दिया है। इसके चलते विनिर्माण क्षेत्र में भी कुशल श्रमिकों की मांग घटेगी तथा उच्च कुशलता युक्त श्रमिकों की मांग बढ़ती जाएगी। ऐसे में रोजगार विहीन समृद्धि के मूल कारणों, उनमें जन्मी परिस्थितियों एवं वर्तमान आर्थिक परिदृश्यों का मूल्यांकन करने के पश्चात रोजगार विहीन समृद्धि को आर्थिक सुधारों की विसंगति या आर्थिक सुधारों का परिणाम कहना पूर्णतः उचित नहीं होगा। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय तीनों क्षेत्रों में से किसी एक क्षेत्र की बिल्कुल अनदेखी की गई है। तीनों में से किसी भी एक क्षेत्र की बिल्कुल अनदेखी की गई हो, ऐसा कहना भी बिल्कुल असंगत होगा। इसके अतिरिक्त नीति निर्माता अभी भी पूरी सावधानी के साथ स्थितियों से निपटने में लगे हुए हैं। दरअसल बढ़ती जनसंख्या ने पर्याप्त रोजगार उपलब्ध कराने के प्रयासों को सफल नहीं होने दिया और साथ ही बढ़ती तकनीकों और नवाचारों ने सरकार के सामने सहूलियतों और चुनौतियों का मिला जुला खाका बनाया। पर यह कहना गलत नहीं होगा कि रोजगार विहीन समृद्धि, दूरदर्शिता के अभाव और पूर्वानुमान की कमी के कारण हमारे नीति निर्माताओं की एक ऐसी विफलता है जिसमें समय के साथ सुधार किया जाना आवश्यक है। इसके लिए सर्वप्रथम जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम को ठोस बनाना होगा तथा परिवार नियोजन, कृषि विकास, गाँव में रोजगारोन्मुख नियोजन, कच्चे माल, औजार, लाइसेंस तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं के साथ साथ शिक्षा प्रणाली को रोजगार परक बनाना होगा और विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र में श्रम सुधारों को प्राथमिकता देनी होगी। थैंक यू।